हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। आज हम आईयूसीएल जनरल साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस व्हेन मेजरिंग अ नोन वोल्टेज लेवल विद अ मल्टीमीटर। जब भी हम मल्टीमीटर से कोई वोल्टेज को मेजर करें तो हमें क्या करना चाहिए। 1. स्टार्ट विद हाईएस्ट रेंज एंड वर्क डाउन। 2. सेलेक्ट द मिडल रेंज। 3. इट डजंट मैटर विच रेंज यू स्टार्ट विद। एंड डी स्टार्ट विद लोएस्ट रेंज एंड वर्क अप। जब भी हमें मल्टीमीटर से किसी अननोन वोल्टेज को मेजर करना हो तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि सबसे पहले हम वोल्टेज की हाईएस्ट रेंज को चूज करें, उसके बाद धीरे धीरे लेवल कम करें। अगर हमने लोएस्ट रेंज चूज करी तो उस केस में क्या होगा, मल्टीमीटर पे काफी ज्यादा ओवरलोड पड़ जाएगा और मल्टीमीटर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसीलिए अननोन वोल्टेज मेजर करते समय हम हाईएस्ट रेंज को चूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टार्ट विद हाईएस्ट रेंज। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स। निर्माण मानकों के आधार पर विद्युत उपकरणों की दो मुख्य श्रेणियां क्या हैं। ए एनालॉग एंड डिजिटल, बी इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, सी एसी एंड डीसी, एंड डी एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दो स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बेस यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नापते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैलिब्रेट करा जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आपके एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होते हैं और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैलिब्रेट करा जाता है और ये डायरेक्ट रीडिंग प्रोवाइड करते हैं करंट की, वोल्टेज की। अगर हम बात करें इन दोनों की डिफरेंस की तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड होते हैं। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि हमने कितनी अच्छी तरीके से उसको कैलिबर करा है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट सिंपल एंड ईजी टू यूज होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अधिकतर लैब में करा जाता है और कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है, वही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कंटिन्यूस करते रहते हैं, सच एस मल्टीमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। किस प्रकार का उपकरण मात्रा का मान सीधे विक्षेपण और उपकरण स्थिरांक के संदर्भ में देता है। ए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, बी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड डी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट की वैल्यू दे देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल हमें बताना है। ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी एमीटर, एंड डी वॉट मीटर। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड कमर्शियली फॉर मेजरमेंट। व्यावसायिक रूप से मापन के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, बी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, सी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एंड डी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो कमर्शियली मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि इनको यूज करना काफी ज्यादा इजी होता है। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, लैब्स में करते हैं या कैलिब्रेशन के लिए करते हैं अधिकतर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ए फंक्शन, बी एक्यूरेसी, सी साइज, एंड डी कॉस्ट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन क्लासिफाई करा जाता है, सच एज एमीटर से हम क्या नापते हैं, करंट को नापते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को नापते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट से हम टोटल एनर्जी को नापते हैं और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से हम ग्राफ पे वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, सच एज सिस्मोग्राफ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्प्लेड द मेजर क्वांटिटी। ए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बी ऑन अ ग्राफ पेपर, सी एज अ टोटल अमाउंट, एंड डी डायरेक्टली ऑन अ डायल। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी मेजर क्वांटिटी को डायल पैड पे डायरेक्टली शो कर देते हैं। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एनालॉग वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर और एमीटर हो सकते हैं। इनमें एक पॉइंटर होता है जो करंट के अकॉर्डिंग या गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग मूव करता है, जिससे हमें रीडिंग का पता लग पाता है और जब हम करंट को मेजर करेंगे तभी वो वैल्यू को शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्टली ऑन अ डायल, इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट? ए एनर्जी मीटर, बी एमीटर, सी एम्पेयर मीटर एंड डी रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है एमीटर। जब भी हम करंट को मेजर करते हैं तो वो तुरंत करंट की वैल्यू को शो कर देता है। एनर्जी मीटर, एम्पेयर मीटर किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। और रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर समाकलन उपकरण क्या मापते हैं? ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बी टोटल अमाउंट ओवर टाइम, सी वेरिएशन ओवर टाइम एंड डी पीक वैल्यू। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी क्वांटिटी की टोटल वैल्यू को नापते हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनर्जी मीटर की, तो एनर्जी मीटर क्या है? एक तरीके का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हर एक वैल्यू को, हर एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको वो रजिस्टर करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें एक दिन की वैल्यू का नाप करना है कि हमने एक दिन में कितनी यूनिट को कंज्यूम करा, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। और ये रीडिंग कम्युलेटिव रीडिंग होती है, यानी कि आपने एक दिन में अगर 3 यूनिट खर्च करी है और दूसरे दिन आपने 5 यूनिट खर्च करी है, तो ये टोटल रीडिंग दिखाएगा आपको 8। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव रीडिंग। एड अप होती रहती है सारी रीडिंग्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टोटल अमाउंट ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 50 है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज अ पेन टू रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑन। रिकॉर्डिंग उपकरण मापों को रिकॉर्ड करने के लिए पेन का उपयोग कहाँ करते हैं? ए डिजिटल डिस्प्ले, बी ग्रेजुएटेड डायल, सी ग्राफ पेपर एंड डी मैग्नेटिक टेप। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जब हम पेन से रिकॉर्ड करते हैं तो हम यूज करते हैं ग्राफ पेपर का। वो ग्राफ पेपर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और उसमें वैल्यूज रिकॉर्ड होती रहती है, सच एज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में क्या मेजर करते हैं? अर्थ की हलचल या भूकंप कितना तेज है उसको मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ग्राफ पेपर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलाउ चेकिंग द मेजर क्वांटिटी एट पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। किस प्रकार के उपकरण द्वारा मापी गई राशि को किसी विशेष तिथि और समय पर जांचा जा सकता है? ए इंडिकेटिंग, बी इंटीग्रेटिंग, सी रिकॉर्डिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम की रिकॉर्डेड वैल्यू चाहिए तो हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हम रीडिंग लेते हैं वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ग्राफ पे वो वैल्यू कंटिन्यूस मार्क होती रहती है और कोई भी वेरिएशन अगर हमें पता लगता है वो ग्राफ पे आपको दिख जाएगा। तो हम किसी भी बैक डेटा की वैल्यू को चेकआउट कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। द्वितीयक उपकरणों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ए by their cost, B by their manufacture, C by their size and D the effect of electricity they utilize। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को विद्युत के प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सच एज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं। सच एज मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, केमिकल इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि एमीटर और वोल्ट मीटर मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करते हैं और डीसी एम्पेयर आर मीटर केमिकल इफेक्ट को यूटिलाइज करता है टू शो दी रीडिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे यूटिलाइज। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के प्रभावों उपकरणों में उपयोग नहीं किया जाता है? ए मैग्नेटिक इफेक्ट, बी हीटिंग इफेक्ट, सी ग्रेविटेशनल इफेक्ट एंड डी केमिकल इफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 है हाउ मेनी एसेंशियल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी संकेतक उपकरण के संतोषजनक संचालन के लिए कितने आवश्यक बल की आवश्यकता होती है? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर प्रॉपरली काम करना है तो उसको 3 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो 3 फोर्स कौन कौन से होते हैं? आप उसको फोर्स भी बोल सकते हैं, आप उसको टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर मूव करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करता है और पॉइंटर को दोबारा 0 पोजीशन लाने में मदद करता है। और डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है? ऑसिलेशन को मिनिमाइज करता है। जो दोलन होता है जब पॉइंटर मूव करता है तो वो एकदम स्टेबल नहीं हो पाता है, वो बैक एंड फोर्थ थोड़ा मूव करता है, तो उसी को रोकने के लिए डैम्पिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है द डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉजेस द मूविंग सिस्टम टू। किसी उपकरण में विक्षेपण बल डिफ्लेक्टिंग फोर्स गतिमान तंत्र को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? ए मूव फ्रॉम इट्स 0 पोजीशन,
बी रिमेन एट जीरो, सी स्टॉप मूविंग एंड डी ऑसिलेट इंडेफिनिटली। तो हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स की मदद से पॉइंटर को जीरो से मूव करते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स की मदद से पॉइंटर अपने इनिशियल पोजीशन से मूव कर पाता है। इनिशियल पोजीशन कौन सी है उसकी? रेस्ट पोजीशन, यानी कि जीरो रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 1 मूव फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है द कंट्रोलिंग फोर्स इन एन इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण में नियंत्रण बल क्या करता है? A adds the deflecting force, B opposes the deflecting force, C has no effect on the deflecting force and D is always zero। तो किसी भी उपकरण में कंट्रोलिंग फोर्स हमेशा डिफ्लेक्टिंग फोर्स को अपोज करेगा और इसका दूसरा काम क्या है? ये पॉइंटर को अपनी इनिशियल या रेस्ट पोजीशन पे दोबारा लेके आएगा, यानी कि कौन सी पोजीशन? जीरो पोजीशन पे। अगर कंट्रोलिंग फोर्स नहीं होगा तो पॉइंटर ऐसे ही मूव करता रहेगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपोज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कंट्रोलिंग फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण बल उत्पन्न करने की एक विधि है? ए डैम्पिंग कंट्रोल, बी एम्पलीफाइंग कंट्रोल, सी डिफ्लेक्टिंग कंट्रोल एंड डी ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल की मदद से हम कंट्रोलिंग फोर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कंट्रोलिंग फोर्स को हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पहला होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल में हम स्प्रिंग का यूज करते हैं टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क और ग्रेविटी कंट्रोल में हम गुरुत्वाकर्षण की मदद लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 ग्रेविटी कंट्रोल यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज्ड इन अ, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? ए इन वर्टिकल पोजीशन, बी इंक्लाइन पोजीशन, सी एनी पोजीशन एंड डी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल हमेशा वर्टिकल पोजीशन पर करते हैं। अब ग्रेविटी कंट्रोल में हम ग्रेविटी की मदद लेते हैं और उस केस में हम क्या यूज करते हैं? एक वेट का यूज करते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगर हम उसको वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें तो प्रॉपर फोर्स नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से हमें इनएक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 वर्टिकल पोजीशन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है स्प्रिंग यूज्ड इन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आर टिपिकली मेड अप ऑफ, नियंत्रण तंत्रों में उपयोग किए जाने वाले स्प्रिंग आमतौर पर किससे बने होते हैं? ए आयरन, बी कॉपर, सी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज और बेरिलियम कॉपर एंड डी स्टील। जो हम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में स्प्रिंग यूज करते हैं वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज नॉन मैग्नेटिक होते हैं, उनका लो टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है और इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है स्प्रिंग इन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आर वाउंड इन, नियंत्रण तंत्रों में स्प्रिंग को किस प्रकार से लपेटा जाता है? ए इन अपोजिट डायरेक्शन, बी इन सेम डायरेक्शन, सी इन रैंडम डायरेक्शन एंड डी वन क्लॉकवाइज वन फिक्स। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में स्प्रिंग को हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। दैट मीन्स अगर एक स्प्रिंग की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूसरे स्प्रिंग की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इस साइड होगी तो ये इस साइड होगी, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। जब नीडल रोटेट करती है तो एक स्प्रिंग वाइंड अप होती है और ये दोनों स्प्रिंग मिलके एक बल को जनरेट करते हैं और पॉइंटर को अपनी जगह लाने की कोशिश करते हैं। तो सुई जितनी ज्यादा घूमेगी टॉर्सनल फोर्स उतना ज्यादा जनरेट होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 अपोजिट डायरेक्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है द कंट्रोलिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग कंट्रोल इज ड्यू टू, स्प्रिंग नियंत्रण में नियंत्रण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? ए ग्रेविटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी एयर फ्रिक्शन एंड डी टॉर्सन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट होता है वो स्प्रिंग के टॉर्सन की वजह से होता है, क्योंकि जब वो मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्ट करता है तब स्प्रिंग ट्विस्ट होता है, स्प्रिंग में मरोड़ आते हैं या स्प्रिंग घूमना शुरू करता है, जिसे हम टॉर्सन बोलते हैं। तो अगर एक स्प्रिंग क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो जिससे रिस्टोरिंग अपोजिशन फोर्स लगता है, जिससे पॉइंटर अपनी स्टेबल पोजीशन पर आ पाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 टॉर्सन ऑफ द स्प्रिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ओवर ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण उपकरणों की तुलना में स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण का कौन सा लाभ है? ए दे कैन बी यूज्ड इन एनी ओरिएंटेशन, बी दे आर लेस एक्सपेंसिव, सी दे आर मोर एक्यूरेट एंड डी दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को केवल हम वर्टिकल पोजीशन पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम स्प्रिंग कंट्रोल में नहीं यूज करते हैं। हम स्प्रिंग कंट्रोल में पॉइंटर को किसी भी ओरिएंटेशन में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, इंक्लाइन पोजीशन पर यूज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल का ये एक मेजर एडवांटेज है। सो ऑप्शन नंबर 1 दे कैन बी यूज्ड इन एनी ओरिएंटेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है द कंट्रोल स्प्रिंग ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ, नियंत्रण स्प्रिंग किस अन्य उद्देश्य को भी पूरा करते हैं? A provide damping, B carrying current to and from the moving coil, C amplifying the deflection and D protecting the instrument from overload।
तो कंट्रोल स्प्रिंग की मदद से हम करंट को भी कैरी कर सकते हैं। कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में ये एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरह भी वर्क करता है। ये करंट को मूविंग कॉइल के अंदर और मूविंग कॉइल से बाहर दोनों तरफ लेके जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 कैरिंग करंट टू एंड फ्रॉम द मूविंग कॉइल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है इन एन स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जीरो एडजस्टमेंट इज अचीव बाय ए एडजस्टिंग द वेट, बी एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ वन स्प्रिंग, सी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डी एडजस्टिंग द डैम्पिंग मैकेनिज्म। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में शून्य समायोजन कैसे किया जाता है? ए बाय एडजस्टिंग द वेट, बी बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ वन स्प्रिंग, सी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डी एडजस्टिंग द डैम्पिंग मैकेनिज्म। अगर हमें स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में जीरो एडजस्टमेंट करना होता है तो हम स्प्रिंग के टेंशन को एडजस्ट करते हैं और इस एडजस्टमेंट को हम मैकेनिकली करते हैं। और जीरो एडजस्टमेंट का मतलब है पॉइंटर को अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि जीरो पोजीशन पर लेके आना। सो ऑप्शन नंबर 2 एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ वन स्प्रिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ओम और बिलो आर क्लासिफाइड एज। 1 ओम या उससे कम मान वाले प्रतिरोधों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? ए मीडियम रेजिस्टेंस, बी हाई रेजिस्टेंस, सी लो रेजिस्टेंस एंड डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो 1 से कम ओम वाले रेजिस्टेंस को हम लो रेजिस्टेंस में क्लासिफाई करते हैं और इसके एग्जांपल है आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। हमें मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज को बताना है। ऑप्शन 1 1 ओम से लेके 100 ओम, ऑप्शन 2 1 ओम से लेके 1 लाख ओम, ऑप्शन 3 1 लाख से लेके 10 लाख ओम और ऑप्शन 4 बिलो 1 ओम। तो जो मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज होती है वो 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक की होती है। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मीडियम रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है वो 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होती है। और इसके एग्जांपल होते हैं हीटर रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस, रिले कॉइल रेजिस्टेंस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1 ओम से लेके 1 लाख ओम। क्वेश्चन नंबर 67 है रेजिस्टेंस अबव 1 लाख ओम आर कैटेगराइज एज ए लो रेजिस्टेंस, बी मीडियम रेजिस्टेंस, सी हाई रेजिस्टेंस एंड डी आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो 1 लाख से ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस होगा वो हाई रेजिस्टेंस में आएगा। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है वो हाई रेजिस्टेंस में ही आता है और इसको मेजर किससे करते हैं? मेगर के थ्रू इसको हम मेजर करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 68 है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस। उच्च प्रतिरोधों को मापने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए व्हीटस्टोन ब्रिज, बी केल्विन ब्रिज, सी मेगर एंड डी स्लाइड वायर ब्रिज। तो हम मेगाओमीटर जिसे हम मेगर भी बोलते हैं उसके इस्तेमाल से हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो मेगर में हम क्या करते हैं? हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि इंसुलेशन में कोई लीकेज करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है। इससे हम इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी कर पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 मेगाओमीटर या मेगर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टिपिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? ए व्हीटस्टोन ब्रिज, बी केल्विन ब्रिज, सी ओम मीटर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए मीडियम रेजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज और ओम मीटर तीनों से मेजर कर सकते हैं। केल्विन ब्रिज से हम बेसिकली लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम केल्विन ब्रिज को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम उस केस में इसको मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70 है विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर इज यूनिवर्सली यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एसी सर्किट। घरेलू और औद्योगिक एसी सर्किट में ऊर्जा मापन के लिए आमतौर पर किस प्रकार के ऊर्जा मीटर का उपयोग किया जाता है? ए इंडक्शन टाइप, बी इलेक्ट्रोलाइटिक, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डी थर्मल। तो हम इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सर्किट। और इसका पूरा नाम क्या होता है? सिंगल फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। और ये एनर्जी मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस होते हैं। इसमें 2 कॉइल होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये एक डिस्क को रोटेट करता है जिससे टॉर्क जनरेट होता है और पॉइंटर मूव करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।